अगर है, इसमें यह नहीं है कि सरकार के खिलाफ या कुछ, अगर आप सरकार से कड़े सवाल करते हैं, अगर आप पॉलिसीज पर क्वेश्चन उठाते हैं, अगर आप किसी भी चीज पर सवाल करते हैं, तो आप एक नेगेटिव नैरेटिव फॉर्मेशन में आ जाते हैं। और उसके बारे में यह रिपोर्ट है। इसमें बड़े साफ तौर से अंकित किया गया है कि फेक नैरेटिव फैलाने वालों के साथ क्या करना चाहिए। लेकिन बड़ी दिक्कत यह है, और ये दिक्कत कहते हुए थोड़ा मेरा सर शर्म से झुकता है, कि जब 2020 में सारा का सारा विश्व, पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, और मुझे लगता है पक्ष और विपक्ष सब लोग हाथ मिलाकर किसी तरह से इस महामारी से निकलने की कोशिश कर रहे थे, और हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी इस देश में हर व्यक्ति की जान की परवाह कर रहे होंगे, हर व्यक्ति के रोजगार की परवाह कर रहे होंगे, महंगाई ना बढ़े इसकी परवाह कर रहे होंगे, इसकी परवाह कर रहे होंगे कि कैसे हम सब लोग सुरक्षित रहें। तो सच तो यह है कि यह सरकार, इसके मंत्री एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे। 6 मीटिंग 2020 में इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की हुई, और बजाय लोगों का हाथ पकड़ने के उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। उन्होंने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा कि कैसे मीडिया को, जो भी थोड़ा बहुत सच दिखा रहे हैं, उसका दमन किया जाए। कैसे अगर कोई हमारे खिलाफ सवाल पूछता है तो उसके खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जाए। किस तरह से इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, ओटीटीज का दमन किया जाए, उसके बारे में अभी मैं बात करूंगी। लेकिन दुख की बात यह है, और यह कहते हुए मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि मैं एक पत्रकार रह चुकी हूं, कि कई हमारे पत्रकार साथियों का भी इसमें नाम आया है। मुझे नहीं पता वो अपनी मर्जी से गए थे, पर मुझे लगता है कि जो भी पत्रकारिता करता है उसमें कहीं ना कहीं एक वो चिंगारी रहती है दुनिया बदलने की। तो मैं पूरी ईमानदारी से पूछना चाहती हूं, क्या उनका इस्तेमाल किया गया? क्योंकि अभी ज्यादा खंडन नहीं आया है, मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी, और मैं पूछूंगी कि क्या सरकार ने उनको कैसे बुलाया गया, क्यों बुलाया गया, कहां पर बातचीत हुई, और क्या उनका इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि इस रिपोर्ट में उनका नाम अंकित है, उसके आगे उनके कमेंट्स अंकित हैं। तो जरूर मुझे लगता है कि यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या अगाहे बगाहे, क्या अब अनभिज्ञ होकर हमारे पत्रकार साथियों का भी इस्तेमाल किया गया है, या वो जानबूझकर इस्तेमाल हो गए हैं? मुझे लगता है यह सवाल पूछना जरूरी है, और पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है, और इसका ढहना होते देखकर हम एक मूक दर्शक नहीं रह सकते। तो जैसा कि मैंने कहा, 2020 में जब हम और आप कोरोना से जूझ रहे थे, जब सैकड़ों, लाखों, हजारों हमारे श्रमिक मजदूर पैदल घर जा रहे थे, चिलचिलाती धूप में, पैरों में छाले और फफोले पड़े, जब लोग तबाह हो रहे थे, नौकरियां जा रही थी, वेतन कट रहे थे, बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा था, तब मोदी जी, उनके मंत्री और उनकी सरकार इस देश के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे थे, हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे थे। एक और परेशान करने वाली बात यह है कि ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सुझाव हैं, उन पर ऑलरेडी कानून बन चुका है, और ये दिक्कत तलब बात यह है। ये दिक्कत तलब बात इसलिए है क्योंकि अभी तक मुझे लगता था कानून पार्लियामेंट बनाने का काम करता है, सदन में डिस्कस करके, सदन की राय से कानून बनते हैं, विचार विमर्श करके कानून बनते हैं। दमन की नीति से नियम और कानून बनाना शायद ये पहली बार एक आजाद देश में और विश्व में देखा जा रहा है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करी थी। अभी जो आईटी रूल्स 2021 आए, जिसमें इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया कम्युनिकेशन पे रूल्स हैं, उसमें पूरी तरह से जो सुझाव दिया गया था वो कानून बन चुका है। उन्होंने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करी, जो भी वहां पर आशंकाएं दिखाई गई थी उस पर कानून बन चुका है। तो एक ये भी सवाल है कि क्या नीति, नियम और कानून इस देश में कुछ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मीडिया का दमन करके ऐसे बनाए जाएंगे या सदन बनाएगा? खैर, मैं एक बात आगे बढ़ने से पहले यह जरूर कहना चाहूंगी कि ऐसा करने की नौबत ही क्यों आई? क्यों सरकार को बैठकर एक ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन रिपोर्ट बनानी पड़ी? ऐसा आप क्या काम कर रहे हैं कि आज देश उसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है?
आपको ये इसीलिए करना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं हम दो और हमारे दो की ये सरकार जो है वो हर वो कदम ऐसा उठाती है जिसमें लोगों का भला नहीं होता है, चंद पूंजीपतियों का भला होता है। और इसीलिए शायद आपको ये नैरेटिव बिल्ड करना पड़ता है, और अभी मैं आगे एक्सप्लेन आपको जरूर करूंगी। क्योंकि एक्सेस है इस रिपोर्ट का, मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी है, कुछ इसमें से जो एक्सर्प्ट्स हैं वो जरूर आपके साथ पढ़ना चाहूंगी। स्मृति ईरानी जी का कहना है 50 नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी ट्रैक करेगा और 50 पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स को भी ट्रैक करे, और कोशिश ये रहेगी कि 50 पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स 50 नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स को न्यूट्रलाइज करे। ये बीजेपी की आईटी सेल नहीं करेगी, ये मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर करेगी। पार्टी की काम जो ट्रोल आर्मी करती थी अब वो सरकार के तंत्र करेंगे। मेरा सवाल इस पे है कि भाई इन लोगों के साथ क्या करिएगा? अगर वो नेगेटिव लोगों को, आप इन्फ्लुएंसर्स को ट्रैक करिएगा तो उनके साथ क्या किया जाएगा? स्वपन दास गुप्ता जी जो राज्यसभा के मेंबर हैं, उनका कहना है कि स्टॉलवर्ड्स थोड़े मार्जिनलाइज हो गए थे मोदी जी के आने के बाद, तो बैक चैनल जर्नलिस्ट से शुरू होना चाहिए। और वो कहते हैं कोट एंड कोट, बाय गिविंग जर्नलिस्ट्स अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा इन अ कैलिब्रेटेड अप्रोच। ये लिटिल बिट एक्स्ट्रा क्या होता है? जर्नलिस्ट को लिटिल बिट एक्स्ट्रा देने का क्या मतलब है? आप प्रलोभन देने की बात कर रहे हैं, आप एक्सेस देने की बात कर रहे हैं, आप खबरें फैली देने की बात कर रहे हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में अब पता ही चल गया कि कैसे सुरक्षा की बड़ी बड़ी खबरें व्हाट्सएप ग्रुप पर एक्सचेंज करके हम कैसे अटैक करने वाले थे बालाकोट पे, वो पहले से ही कुछ लोगों को पता था। तो ये जो लिटिल एक्स्ट्रा इन अ कैलिब्रेटेड अप्रोच है, ये क्या है? सूर्य प्रकाश जी जो अब प्रसार भारती के हेड हैं, उनका कहना है इंडियन गवर्नमेंट हैज एनॉर्मस पावर टू यूटिलाइज द पोजीशन टू कंट्रोल देम। देम कौन है? जो आपसे सवाल करता है, जो आपके अगेंस्ट बोलता है। तो वो सरकार को याद दिलाते हैं आपके पास इतनी शक्ति, इतने संसाधन, इतने तंत्र हैं कि आप इन टुच्चे से लोगों का कुछ भी कर सकते हैं, आप घबराइए मत। ये सूर्य प्रकाश जी हैं, ये प्रसार भारती के हेड हैं इस समय। कुछ जर्नलिस्ट भी हैं जिन्होंने कलर कोडिंग तक की बात कर दी। उन्होंने कहा है ग्रीन फेंसिटर्स के लिए कर दीजिए, सफेद जो आपका सपोर्ट करते हैं उनके लिए कर दीजिए, और काला उनके लिए कर दीजिए जो आपका विरोध करते हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा है कि गूगल प्रमोट करता है स्क्रोल और प्रिंट और वायर, ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म्स को, इनको हैंडल करने की जरूरत है। तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इसको ऑलरेडी लॉ बना दिया गया है। ये साफ करना तो जरूरी है भाई ये लॉ किसके कहने से बनाया गया। एक एस गुरुमूर्ति जी हैं जो आरबीआई के बोर्ड पे सरकार ने रखा है, काफी चर्चा में रहते हैं अपने विवादित बयानों के लिए। उनका कहना है पोखरण इफेक्ट से सरकार जो है वो नैरेटिव कंट्रोल करे। पोखरण इफेक्ट क्या है? ड्रामा। वो कहते हैं रिपब्लिक तो करता है ये ड्रामा, वो ये भी कहते हैं रिपब्लिक टीवी ड्रामा करता है, लेकिन वो तो हमारा ही पराया माना जाता है, तो उनके ड्रामे से ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो पता नहीं जब बम फटते हैं, जब कहीं पर तथाकथित हमले हो जाते हैं, जब कहीं पर डिमोनेटाइजेशन हो जाता है, तो ये पोखरण इफेक्ट ऑफ नैरेटिव सेटिंग है, मुझे नहीं पता, लेकिन उनके अनुसार पोखरण इफेक्ट से बात होनी चाहिए। ऑफ कोर्स रविशंकर प्रसाद जी तो बड़े काबिल वकील भी हैं, हिंदुस्तान के कैबिनेट मंत्री भी हैं। उनका कहना है कि ऐसा है कि इन लोगों की तरफ ना बड़े बुद्धिजीवी हैं, तो हमें भी एकेडमिशियंस, वाइस चांसलर्स, रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर्स लाने चाहिए और एक ऐसा पूल बनाना चाहिए जो गवर्नमेंट स्टोरीज को स्पिन कर सके, कि जो सुर्खियां हम चाहें उसके बारे में ये लिख सके, उस तरह की ये बातें कर सके, ऐसा नैरेटिव ये बन सके। ऑफ कोर्स फिर तमाम नाम है जर्नलिस्ट के, और मैं अपने साथियों से जरूर ये पूछना चाहती हूं क्योंकि आपका अनजाने में इस्तेमाल हो गया या आप वाकई में वहां गए थे और आपका इस्तेमाल हो गया। एक चीज तो पूरी तरह से साफ है कि जो मीडिया चरण वंदन करता है उसको एक्सेस भी है, उसकी वाहवाही भी होती है, और जो थोड़ा बहुत आपके अगेंस्ट हो जाता है उसको शायद टीवी से निकाल दिया जाता है, उसके खिलाफ कॉलम्स होने लगते हैं, उनके यहां आईटी और इनकम टैक्स की रेड होने लगती है। और ये सिर्फ मीडिया के साथ ही नहीं है,
हमारे ऐसे साथी हैं, निर्भीक निडर पत्रकार भी हैं, जिनको की बड़ी बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। मिर्जापुर में नमक रोटी खिलाने की यातना है, महीनों जेल में रहना। कोरोना काल में एक छोटी बच्ची से देवरिया के सरकारी अस्पताल में पोछा लगवाया गया, जिसने रिपोर्ट किया उसको जेल में डाल के उसके खिलाफ सेडिशन का चार्ज। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में मुसहर किस मुश्किल से रह रहे हैं, उसको दिखाने वाले पत्रकार के खिलाफ सेडिशन का चार्ज। योगी जी ने उल्लंघन कर दिया किन्हीं गाइडलाइंस का, उसके बारे में एक पोर्टल ने न्यूज छापी, उनके एडिटर के खिलाफ सेडिशन का चार्ज। तो अगर आप चरण वंदन कर रहे हैं तो आप पत्रकारिता करते हैं, अगर आप सवाल पूछते हैं या थोड़े क्रिटिकल होते हैं तो आप देशद्रोही हो गए। मुझे ऐसा लगता है जरूरी है पूछना कि क्या पत्रकारिता सिर्फ चरण वंदन और देशद्रोह के बीच में ही भटके रह जाएगी? और ये सिर्फ पत्रकारिता तक सीमित नहीं है, ये ओपिनियन मेकर्स, एकेडमिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और अब तो सबको ही पता है बॉलीवुड तक ये पहुंच चुका है। और कहीं पर मैसेज सिंपल है, अगर आप हमारे खिलाफ बात करिएगा तो हम आपके खिलाफ अपने फ्रंटल्स को छोड़ेंगे। तो मेरा तो इस सरकार से सुझाव है कि इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, एनसीबी जैसी तमाम संस्थाओं को बंद करिए, बीजेपी में मर्ज कर दीजिए। ये फ्रंटल नहीं, अब तो ये मुख्य धारा में भाजपा की आ चुके हैं। मतलब दुख होता है कि जो किसानों के साथ या किसानों के बारे में बोलते हैं उनके यहां इनकम टैक्स की रेड होती है, लेकिन 100 ग्राम कोकेन पकड़ने वाली इनकी युवा नेता के पास एनसीबी नहीं पहुंचती है। और वो भाजपा के ही लोगों को षड्यंत्र में बोलती है कि शामिल हैं, उनके खिलाफ एनसीबी नहीं पहुंचती है, लेकिन एनसीबी को मुंबई पहुंचने में टाइम नहीं लगता है। और जो मीडिया ट्रायल होता है, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पर हो, चाहे बॉलीवुड को एक सॉफ्ट टारगेट बनाकर जो मीडिया ट्रायल किया गया, वो मीडिया ट्रायल आखिर कब बंद होगा? कब कुछ लोग अपने आप को जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बनाकर सरकार के इशारों पर डिबेट करेंगे, सरकार के इशारों पर लोगों को बुलाएंगे? हम लोग भी बहुत डिबेट्स में जाते हैं, जो तथाकथित कोट अनकोट इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट्स आते हैं, वो किसी ना किसी फाउंडेशन में भाजपा की संलग्न रहते हैं। एक सज्जन मेरे साथ बैठे थे आर्मी के, उन्होंने ये खुलासा ही नहीं किया कि उन्होंने 2013 में भाजपा ज्वाइन कर ली थी। तो ये कहां से इंडिपेंडेंट एनालिस्ट और ऑब्जर्वर्स है? और शायद इन्हीं लोगों की स्पिन बनाने की बात ये सरकार करती है। इस सरकार को ओटीटी से दिक्कत है, एक्सप्लिसिट सेक्सुअल चीजें दिखाने से दिक्कत है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार को अपना मुंह तो सेक्सुअल फेवर्स जो सीडी पे मांगे जा रहे हैं नौकरी के लिए भाजपा के मंत्रियों द्वारा कर्नाटक पे, उसमें भी कुछ बोल देना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका काम नहीं बोल रहा है। जब आपका काम बोलना बंद कर देता है तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। हमारे 4 या 5 सवाल हैं इस सरकार से। मेरा पहला सवाल मोदी सरकार से है कि इस पूरे खुलासे पर आपकी चुप्पी बहुत ही बड़ा प्रश्न लगाती है, बड़ी निंदनीय है। हम सीधा सवाल प्रधानमंत्री जी से करते हैं कि यह सब किस आशय से किया गया? यह लोकतंत्र को मजबूत करने का काम था या इसने लोकतंत्र को खोखला करने का काम किया? और क्या 73 साल बाद आजादी के जब हम पार्शली फ्री कहे जाते हैं एक ऐसे एनजीओ से जो कि यूएस गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है, हमारा सर शर्म से झुकना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए? 73 साल बाद जिस आजादी के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानी दी, हमें अब पार्शली फ्री घोषित किया जाता है। हम प्रेस फ्रीडम पर तो निरंतर गिर रहे थे, अब हम फ्रीडम ऑफ द कंट्री पर भी गिरकर नीचे आ चुके हैं। तो पहला सवाल प्रधानमंत्री जी से यह है कि इसका आशय क्या था? क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होता है या इसको आप और खोखला कर रहे हैं? और क्या जो विदेशी संस्थाएं सवाल उठा रही हैं उसमें सच है हमारी स्वाधीनता के बारे में, हमारी स्वतंत्रता के बारे में? हम दूसरा सवाल जरूर पूछना चाहते हैं उन केंद्रीय मंत्रियों से और उन तथाकथित एक्सपर्ट्स से जिनके कुछ शब्द मैंने आपको बताए। स्मृति जी जरूर बताइएगा, 50 नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स को ट्रैक तो आप करा रही हैं, उनके साथ आप क्या सलूक कर रही हैं? किस तरह से उनके खिलाफ आप एजेंसीज का इस्तेमाल करवाएंगी या कर रही हैं? ये जरूर अपनी पोजीशन क्लियर करिए। सूर्य प्रकाश जी जरूर बताइएगा प्रसार भारती के हेड बनकर कि सरकार की कौन सी कोट अनकोट एनॉर्मस पावर को आप इस्तेमाल करके इन लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। स्वपन दास गुप्ता जी जरूर बताइएगा वो कौन सा लिटिल बिट एक्स्ट्रा इन कैलिब्रेटेड मैनर
आप इन जर्नलिस्ट को दे रहे हैं? रविशंकर प्रसाद जी को तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा। रविशंकर प्रसाद जी को तो यह जरूर बताना पड़ेगा कि नीति निर्धारण संसद करेगा या नीति निर्धारण कमरे में बैठकर गोष्ठी करने वाला एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स करेगा। क्योंकि आपकी जो अभी आईटी एक्ट आई है उसमें जावड़ेकर जी और आपकी विश्वसनीयता पर, आपकी जो संदिग्धता है हमारे संविधान के प्रति, उस पर प्रश्न उठ चुका है। क्या आपने जो नीति बनाई, क्या आपने जो नए कानून बनाए, वो तो साफ जाहिर है आपने इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट पर, उनके सुझावों पर, उस आशय से बनाए।